जानलेवा तीसरी लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आइए सबसे पहले 24 घंटे में कोरोना के नए केस से आपको वाकिफ करा देते हैं कि 24 घंटे में कोरोना के 4,14,188 नए केस सामने आ चुके हैं। कोरोना से 3,915 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 62,194 नए केस सामने आ चुके हैं। 853 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 19,133 नए मामले सामने आए हैं। 335 की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में यह आंकड़ा 49,058 पहुंच चुका है कोरोना केस का। 328 की मौत हो चुकी है। तो 24 घंटे का यह आंकड़ा, जहां कोरोना के 4,14,188 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 3,915 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 62,194 नए केस, 853 की मौत। दिल्ली में यह आंकड़ा 19,133 नए केस के साथ पहुंच चुका है। कर्नाटक में 49,058 कोरोना केस, 328 की मौत अभी तक हो चुकी है। तो 24 घंटे का ये आंकड़ा आपके सामने। तो ये कोरोना क्या आम क्या खास किसी को भी नहीं बख्श रहा। अब खबर आई है रायबरेली के सालोन से, जहां से बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना से निधन हो चुका है। लखनऊ के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि कोरोना से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अब तक 4 विधायकों की मौत हो चुकी है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोरोना किस कदर घातक होता चला जा रहा है। कोरोना से अब बीजेपी के चौथे विधायक उत्तर प्रदेश में दल बहादुर की मौत हो चुकी है। बता दें कि कोरोना से अब तक 4 बीजेपी विधायक ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो बीजेपी के अब तक 4 विधायकों की कोरोना से मौत। तो लगातार देश में कहर जारी है। कोरोना जो है तेजी के साथ पैर पसार रहा है। और इस बीच क्या आम और क्या खास, क्योंकि आपसे लगातार हम कह रहे हैं ये कोई मजहब, जाति, धर्म या पद देखकर नहीं आता। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। लिहाजा सभी लोग अपना बेहद अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। तो ये अहम खबर उत्तर प्रदेश के सालोन से, जहां पर आपको हम बता दें कि रायबरेली के सालोन से बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। दरअसल लखनऊ के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वहां पर वो भर्ती थे। तो लगातार इस बीच जगह जगह से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, किस बात की आशंका जताई जा रही है, सरकार ने क्या कहा है, 5 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आपको नजर आएंगे। आप इन 5 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे इस वक्त आशंका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जताई है कि तीसरी लहर जो है वो आने वाली है। और इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। चिंता जो है सुप्रीम कोर्ट जता रहा है कि अगर दूसरी वेव से ही हम नहीं निपट पा रहे तो तीसरी के लिए हमारी तैयारी क्या है। इसके अलावा तीसरी लहर जिसकी आशंका गवर्नमेंट भी जता रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी जता रहा है, वो कब आएगी, कितनी खतरा है इससे, इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि डर है बच्चों में कोरोना का खतरा जो है वो इस तीसरी लहर में बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों का तो टीकाकरण भी नहीं हो रहा। ऐसे में बच्चों की तरफ कैसे सोचा जाए, या फिर बच्चे को अगर हो जाता है तो माँ बाप उस कंडीशन में क्या करेंगे। इसके अलावा तीसरी लहर है, कितने हम तैयार हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हम दूसरी लहर से ही नहीं निपट पा रहे हैं, हमारी सुस्त तैयारियों की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई है, ऐसे में तीसरी लहर से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो महामारी का जिक्र लगातार हो रहा है। इस महामारी से पिछले 1-1.5 साल से आप और हम जूझ रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर महामारियों की वेव क्यों आती है। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वेव जो है वो आती क्यों है। दरअसल बताएं कि सीजन के साथ संक्रमण का खतरा जो है वो घटना और बढ़ता वो रहता है, घटते भी है सीजन के साथ और ये मामले बढ़ते भी है। इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी में उतार चढ़ाव जो है वो देखा जाता है और वायरस के असर से अन्य बीमारियों से इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाती है। लिहाजा संक्रमण रोकने के उपायों में ढिलाई अगर आप बरतते हैं तो वायरस के नए स्ट्रेन आने से संक्रमण जो है वो और तेजी के साथ बढ़ जाता है। तो महामारियों का अब इतिहास क्या रहा है, इस पर भी एक नजर डालिए और इसे आप समझिए। दरअसल महामारियों का जो इतिहास है वो ये कि हमेशा से दूसरी
दूसरी के बाद तीसरी लहर जरूर आई है। रोमन राज्यों की अगर हम बात करें, रोमन राज्यों में प्लेग सम्राट मार्कस ऑरेलियस की मौत हुई और ये बात है 165 से 180 ईस्वी की। इसके अलावा यूरोप की बात करें, यूरोप में ब्लैक डेथ यानी न्यूमोनिक प्लेग एक के बाद दूसरे इलाके जो थे वो तबाह होते चले गए, बर्बाद होते चले गए 1347 से 1350 ईस्वी में। यूरोप के इन्फ्लुएंजा महामारी की 3 वेव आई वहां पर 1831 और 1837 ईस्वी में ये हुई। इसके अलावा रूस की अगर हम बात करें तो रूस में फ्लू की महामारी फैली जिसमें 3,60,000 से ज्यादा की मौत हुई 1889 और 1891 ईस्वी में। तो आप समझ रहे हैं कि खतरा कितना बड़ा है। महामारियां पहले से चली आ रही हैं। ब्रिटेन में फ्लू की महामारी आई, 1 लाख से ज्यादा की मौत हो गई 1899 और 1903 ईस्वी में। ब्रिटेन में फ्लू की महामारी ऐसी आई कि 1 लाख से ज्यादा की मौत हुई मार्च 1918 और नवंबर 1919 के बीच में 5 करोड़ से ज्यादा की मौत हो गई। आप समझिए यह आंकड़ा कितना बड़ा है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी लगातार महामारियां जो है वो आती रही हैं। और आइए अब आपको 24 घंटे में आंकड़ा समझा दें नए केसों का। दरअसल 24 घंटे में 4,14,188 नए केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 3,915 की अभी तक जान जा चुकी है कोरोना की वजह से। 24 घंटे में 3,31,507 हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं। राहत भरी खबर भी ये सामने है। और इसके अलावा 24 घंटे में 78,766 एक्टिव केस भी नजर आ रहे हैं। तो जो तैयारियां हैं सरकार की, जो हमारा सिस्टम है, उसको देखकर ये कह पाना अभी मुश्किल है कि आखिर हम इस जानलेवा तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे। तो सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलने मुश्किल हो रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है। राहुल लगातार ट्विटर पर एक्टिव है, ट्विटर के जरिए वो लगातार हमले बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा आपराधिक बर्बादी है, लोग मर रहे हैं और आप अहंकार में हैं। ये कहा है राहुल गांधी ने। लोगों की जान पर भारी है अंधा अहंकार, क्योंकि इसको लेकर कई सवाल इससे पहले भी बाकी और लोग भी उठा चुके हैं कि लोगों की जान पर जो इस वक्त बन रही है उसकी तरफ ध्यान न देकर के सारा ध्यान है सेंट्रल विस्टा की तरफ। और इसी के निर्माण को लेकर अब राहुल गांधी ने यह हमला बोला है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साफ साफ राहुल गांधी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा आपराधिक है। इस समय लोगों की जान बचाना प्राथमिकता होना चाहिए, ना कि अपने महल अपने आशियाने के बारे में सोचना चाहिए। नए घर की चाह को साइड में रखिए, ये सलाह भी देते नजर आए राहुल गांधी, क्योंकि जब सब लोग बचेंगे तभी तो नए घर का आनंद ले पाएंगे। जब लोग ही नहीं बचेंगे तो कैसे उस घर में आपको नींद आ जाएगी, कैसे उस घर में आप अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है लोगों की जान की तरफ देने की। और चलिए, जैसे कि हमने कहा कि जानलेवा है तीसरी लहर, कितनी जानलेवा है, कितना कहर बर पाएगी और ऐसे में आपको हमें क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, इसके लिए हमने आपके लिए बाकायदा डॉक्टर्स का पैनल बुलाया है इंडिया न्यूज पर। और इंडिया न्यूज एक ऐसा मंच जिसके माध्यम से अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करके डॉक्टर से सवाल का जवाब पा सकते हैं। किसी भी दुविधा में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, तो सीधा आप हमें फोन कीजिए और डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए। घर बैठे आपको ये सलाह मशवरा इंडिया न्यूज के माध्यम से डॉक्टर से देंगे। आइए मैं जल्दी से उनका तारुफ आपसे करा देती हूं। डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि एचओडी हैं कार्डियोलॉजी अपोलो के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर आकाश माथुर अध्यक्ष आरडीए, आपका भी स्वागत है एसजीपीजीआई लखनऊ से। और डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि डायरेक्टर हैं रेडिक्स हॉस्पिटल की, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर विवेक गुप्ता और आकाश माथुर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर विवेक गुप्ता, क्या लग रहा है आपको? सर, कह दिया गया है, चेतावनी दे दी गई है कि तीसरी लहर आना अभी बाकी है, सरकारें चेता रही हैं, लेकिन सवाल ये कि दूसरी लहर की जब हम समझ नहीं पाए सर, तीसरी लहर की घोषणा हम कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो दूसरी लहर में हमने ये लापरवाही क्यों बरती, इसे हम क्यों नहीं भाप पाए? और दूसरी बात ये कि हमारी जो अभी की तैयारी है, लोग मर रहे हैं, वक्त पर उन्हें अस्पताल बेड, ऑक्सीजन, दवाई कुछ भी नहीं मिल पा रहा। जब दूसरी लहर में हमारा ये हाल है, हमारी सरकार नाकाम हो रही है, हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, तो तीसरी लहर से हम कैसे निपटेंगे? देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग जब पहली बार कोरोना आया था 2020 में, मार्च 24 को लॉकडाउन लग गया, 1 जून को अनलॉकडाउन हो गया, नंबर ऑफ केसेस आने कम नहीं हुए थे, सोचा था कि गर्मी से ठीक हो जाएंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कुछ रिस्पाइट हुआ तो हम लोग वी वर वेरी हैप्पी। हमने सोचा कि भाई ये लगता है कि अब हमने वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया 16 जनवरी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, एंड एवरीबॉडी वाज सेलिब्रेटिंग। फरवरी आई, होली आ गई, नोबडी एक्सपेक्टेड सेकेंड वेव, जबकि सेकेंड वेव हमेशा
कहा गया, चेतावनी भी रही है कुछ लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि वी आर नाउ गेटिंग वैक्सीनेटेड और हमारी इम्यूनिटी अच्छी है भारत में, हम लोग को सेकेंड वेव से तब परेशानी नहीं होगी। ये सब सोचते हुए काम उतना तेजी से नहीं चला और इनफैक्ट जो कुछ शेड्स वाले अस्पताल बनाए गए थे उनको डिसमेंटल भी कर दिए गए, आपको पता है ये बात। तो अब सेकेंड वेव का जो वायरस है दैट इज मोर डेंजरस, मोर विरुलेंट, मोर कॉन्टेजियस, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और ये तो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में भी किसी ने नहीं सोचा था, यानी कि अगर हम एंथोनी फॉसी अब कह रहे हैं, उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था कि आप सेकेंड वेव में देखिए। WHO इज वाचिंग एवरी कंट्री, इट्स नॉट ओनली WHO इज ओनली फॉर यूरोप और फॉर USA। हमारे देश को उन्होंने तरफ से कभी इस तरह का कोई मैसेज भी नहीं आया एंड वो नहीं हुआ। लेकिन जब मार्च होली के बाद सडनली बढ़ते रहे, हम लोग को पता था ये म्यूटेंट स्ट्रेन तो पहले आ गया था, जनवरी में ही आ गया था इंग्लैंड में। ये नहीं सोचा था ये म्यूटेंट स्ट्रेन ब्राजील और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का भारत में इस तरह से तबाही मचाएगा। अब हुआ क्या कि ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि ये विरुलेंस इतनी ज्यादा रही तो इसने निमोनिया बहुत ज्यादा और जल्दी करना शुरू कर दिया। यानी कि जो समय देता था पहले 7 दिन का, कि 7 दिन तक हल्के हल्के सिम्टम रहते थे, कुछ लोगों में ये पाया गया, खास करके यंग लोगों में, यानी कि जो 20 साल से लेकर 50 या 40 साल तक के हैं, उनमें कई मौतें हो गई हैं। और देख रहे हैं आंकड़ा धीरे धीरे करके 1000 हुआ। तो दिल्ली में मैं उस समय वेस्ट बंगाल में भी गया था एक दिन 2 दिन के लिए, कुछ एक डॉक्टर्स कॉन्क्लेव करने के लिए, एंड दैट वाज अप्रैल फर्स्ट वीक, इट वाज नॉट सो बैड एंड सडनली बाय द एंड ऑफ अप्रैल इतना ज्यादा हो गया हो कि नंबर ऑफ डेथ्स 2000, 3000, अब 3500 केसेस जो बढ़ के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4.25, 4 लाख का आंकड़ा जो गिरा है, इसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम कहते हैं, हम तो बार बार आपके टीवी चैनल पे कहते हैं कि अगर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, पुतिन, मैक्रोन, बोरिस जॉनसन कोई भी होता तो भी ये काम जिस तरह से हेल्थ केयर गिरा है, यानी कि हेल्थ केयर हैज बिकम ऑलमोस्ट स्टैंड वॉच कर रहे हैं हम लोग, क्या करें, ऐसा नहीं हो पाता। ये थोड़े दिन से थोड़ा देखने को लग रहा है कि हमारे कुछ केसेस कम हुए हैं दिल्ली में, खास करके 30,000 के आंकड़ा था वो 20,000 हुआ है, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है, लेकिन दिस इज टेम्परेरी फेज, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। किसी ने IIT से कहा था कि ये पीक मई में आ जाएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो आई डोंट एग्री विद दिस, हम लोग को वॉच रखना है। तीसरी वेव के बारे में, जो सेकंड वेव है, उसमें हमको जैसे पहले बता चुके हैं कि दवाइयां का अगर सेवन पहले दिन से कर देंगे तो हम लोग कई लोगों को बचा पाएंगे। और मैं अपनी पर्सनली अपने जो वीडियो कंसल्टेशन से कई पेशेंट्स को इस तरह कर रहा हूँ कि जो एक्सपोज पेशेंट हैं, यानी कि जिनके घर में एक पेशेंट आ गया है, उसका इलाज कर रहे हैं, तो बाकी सबका परिवार का इलाज बिना RT-PCR टेस्ट कराए शुरू कर दें। एक तो पहली बात ये करनी है। दूसरी बात ये करनी है कि थर्ड वेव वाली जो आशंका आई है, जो कि हमारे जो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल एडवाइजर भारत के, उन्होंने कहा है कि थर्ड वेव इज लाइकली एंड पहले भी देखा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात इसलिए है, सोचने की बात है, कम से कम एक कॉशन वाला सेंटेंस है कि आप अभी अगर सेकेंड वेव खत्म हो जाए तो उसके लिए तैयारी थर्ड वेव की करनी अभी से शुरू कर दीजिए। तो आई थिंक इट कुड बी, दिस एडवाइस कुड बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि अगर हमने जो अभी हम लोग शेल्टर वाले बेड्स, हमने पहले भी कहा था कि पार्क में, लॉन्स में जो खाली जगह पड़ी है, चाहे जीबी पंत अस्पताल हो, चाहे लालन जेपी, जहाँ भी सुविधा है, वहां पे अगर हम शेल्टर बेड्स और टेम्पररी बेड्स बना दें तो कम से कम हमको आपदा वाली नहीं आएगी। बिल्कुल सर, ऑप्शन तो बहुत है सर, लेकिन सवाल यह है ना कि आखिर करेगा कौन? दिल्ली के अंदर खुद इतने स्टेडियम हैं जो बने हुए हैं, अगर उनको भी कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए तो शायद बहुत लोगों को सहारा मिल सकता है, बहुत लोग सही हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही कि करेगा कौन? ऑप्शन बहुत है, लेकिन करने की भी जिम्मेदारी किसी को उठानी होगी। डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ जुड़ गई हैं, आकाश माथुर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश सर, आप कैसे देख रहे हैं इस जानलेवा तीसरी लहर को, और सबसे बड़ी बात यह कि हम कितने तैयार? देखिए, निश्चित रूप से जहां तक तैयारी की बात है तो तैयार तो हम बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक देश के रूप में हेल्थ प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही। चाहे आप फर्स्ट वेव के बाद भी देखें तो हमारी प्रायोरिटी तब भी चुनाव थे, हमारी प्रायोरिटी रैलियां थी, हमारी प्रायोरिटी आंदोलन थे। बिल्कुल। तो इस रूप में हमारी प्रायोरिटी को हेल्थ के रूप में हमने कभी नहीं देखा। लेकिन अभी भी वक्त है, हमारे देश में डॉक्टर्स इतने कैपेबल हैं ओवर टाइम करने के लिए, हमेशा रूटीनली भी 16 से 18 घंटे डॉक्टर प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल कैपेबल हैं, और जो थर्ड वेव है उसका आना निश्चित है। इसमें हमने पहले भी, जैसा आपने स्पेनिश फ्लू और बाकी फ्लूज के बारे में बताया, और रिसेंटली भी हम देखें तो हमने स्वाइन फ्लू में सभी डॉक्टरों का एक्सपीरियंस रहा है कि लगभग हर 1-1.5 साल में स्वाइन फ्लू का एक वेव आता था और हम उस पर अच्छे से कार्य कर पाते थे। थर्ड वेव के लिए हमें तैयार रहना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने सेटअप को और इम्प्रूव करें। दूसरा ये है कि जो मुझे खास चीज लगती है कि किसी भी प्रॉब्लम को डील करने में सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना।
हमारे देश में अभी तक अधिकतर सरकारें डिनायल मोड में चल रही हैं। उनका अभी भी मानना है कि कोई मरीज परेशान नहीं हो रहा है, सबको अच्छी सुविधा मिल रही है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड समझना होगा, आपको मानना होगा कि समस्या है, और उसके बाद उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको और तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। इसमें एक सुझाव मैं ये देना जरूर चाहूंगा कि नीट पीजी का जो एग्जाम है उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्टेप है जिसको हमें समझना होगा कि बीच में सभी प्रिकॉशंस के साथ हमें वो एग्जाम करानी होगी, क्योंकि यदि हम थर्ड वेव की ओर देख रहे हैं तो हमें उन डॉक्टरों की जरूरत है। भारत का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि प्री पीजी से पहले सभी इंटर्न डॉक्टर या जो इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं वो घर में या लाइब्रेरीज में बैठ के अपने एमसीक्यू किताबें सॉल्व कर रहे होते हैं। उनको मेन स्ट्रीम मेडिकल केयर में लाना जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल हैव टू थिंक कि हम प्री पीजी एग्जाम करें ताकि हम थर्ड वेव के लिए बेहतर प्रिपेयर हो पाएं। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर श्रुति मलिक, कितना इत्तेफाक रख रही है डॉक्टर आकाश माथुर की इस बात से कि जिन लोगों की अभी हमें जरूरत है उनके तो हम सारे एग्जाम वगैरह सब सस्पेंड करा दे रहे हैं और रद्द कर दे रहे हैं कि आगे होंगे, लेकिन जिन चीजों की जरूरत नहीं है या चुनाव बाद में भी हो सकते थे, रैलियां बाद में भी हो सकती थी, वो तमाम सारे काम हो रहे हैं। कितना इत्तेफाक रख रही डॉक्टर आकाश माथुर की इस बात से कि अभी हमें उन लोगों की जरूरत है। देखिए, बहुत सही बोला डॉक्टर आशीष माथुर ने। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि देखिए, हम लोगों को 2-3 प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। पहले, एक तो हमारा हेल्थ बजट इतना नहीं है कि सरकार इतना लोड उठा पाए। दूसरी चीज, हमारे पास स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है और इस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। अभी हम लोग थर्ड वेव की बात कर रहे हैं निदा जी, हम सेकेंड वेव से ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए हैं। आज के दिन भी अगर आप देखिए 7 मई को भी लोग जो है वो बेड की किल्लत है, अभी भी दवाइयों की प्रॉब्लम्स हो रही है। रेमडेसिविर जैसी दवाइयां अभी भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। ऑक्सीजन की देखिए, जहां तक बात करें थोड़ी ठीक हो गई है, बट हमें 24/7 सरप्लस सप्लाई चाहिए होगी ऑक्सीजन की। उसके बिना हम आगे अभी हम लोग कहते हैं कि पीक आने वाली है, पीक अभी आई नहीं है, तब भी हमारी तैयारी क्या उस पीक के लिए है? थर्ड वेव तो दूर की बात है निदा जी, हम लोगों को आज से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, जानते हुए कि हम लोग इस समय जहाँ पे कि पैरामेडिक स्टाफ की भी शॉर्टेज हो रही है, डॉक्टर्स भी जो है वो 4-4, 5-5 दिन कंटिन्यूस ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी सैचुरेट हो जाएंगी जी। उनका ध्यान होना चाहिए कि हम जो पेशेंट्स हैं जो इस समय वेंटिलेटर्स पे हैं, जो क्रिटिकली इल है, उन पे हम ज्यादा फोकस करें। तो आप ये देखिए, हम हर तरफ से थोड़े से कमजोर हैं और हमें अपने को पूरा रेडी रखना पड़ेगा आने वाले पीक के लिए। या हम थर्ड वेव की बात करें तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इस समय हमारी तैयारी फुल फोर्स में होनी चाहिए। लॉकडाउन पे चर्चा भी नहीं होनी चाहिए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये कंपल्शन बन गया है। मैं मानती हूँ इकोनॉमी इससे हिल सकती है, बट आप बताइए और ऑप्शन क्या है हमारे सामने? जब लोग, आप अगर खोल देगी सरकार सब कुछ, लोग बाहर जाएंगे ही, हम कब तक इतने लाखों करोड़ों लोगों को रोक सकते हैं? तो हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम इस चेन को ब्रेक कर सके। और यही टाइम है, आज नहीं करेंगे तो हम लोगों की वेव एक्सटेंड करेगी। और एक चीज आपको लास्ट में मैं ये बता दूं निदा जी, कि जब भी पैंडेमिक आता है इसकी एक वेव 3 से 3.5-4 महीने रहती है। अभी 8 मार्च से हमारी पीक स्टार्ट हुई थी, ये वाली सेकेंड वेव स्टार्ट हुई थी। अभी हम पीक पे भी नहीं पहुंचे हैं और जून एंड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सेकेंड वेव खत्म हो गया और थर्ड वेव आने की बात कर रहे हैं हम, तो हम कैसे इस समय इतनी जो है वो गलतियां कर सकते हैं या कोई भी भूल चूक कर सकते हैं? हम लोगों को सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। सही बात है, अपनी ना कि सिर्फ हेडलाइंस बना करके लोगों में डर और दहशत पैदा करना मकसद होना चाहिए, बल्कि जो हालात हैं उनसे हम कैसे निपट सकते हैं इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक अहम खबर का हम रुख कर लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिला अस्पताल से शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर फर्श पर हो रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। जी हाँ, सही सुना आपने। कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने यह वीडियो जारी किया है। वीडियो में एक बेड पर 2-2 मरीज दिख रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को, आप देखिए कितनी हैरान करने वाली ये तस्वीरें अभी तक जो है जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पर लाशों के साथ इलाज किया जा रहा है तो कहीं पर फर्श पर लिटाकर इलाज हो रहा है। और अब सरकार जो है वो अर्श पर है, लेकिन मरीज बेचारे फर्श पर तड़पने को मजबूर हैं। कुशीनगर में अस्पताल के फर्श पर कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। ये तस्वीरें आई हैं सामने से और इस वीडियो को जारी किया है अजय लल्लू ने। और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो अब तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये हकीकत है
कि हर अस्पताल का आलम यही है, पहले आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन मिल जाए तो बेड नहीं होगा, बेड अगर मिल भी जाए किसी के रहमो करम पर तो फिर आपको ऑक्सीजन और दवाई के लिए डॉक्टर्स की मन्नत करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर बेचारे भी क्या करें, परेशान हो चुके हैं वो लोग भी। उन्हें जब पीछे आगे से ही कोई चीजें नहीं मिल रही तो वो कैसे आपकी हेल्प करेंगे ऐसे वक्त में। तो सरकार अर्श पर है लेकिन मरीज फर्श पर है। ऐसी कंडीशन में भी लगातार गेस्ट मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, ऐसे वक्त में जब एक इस महामारी से हम जूझ रहे हैं, सफाई की बेहद जरूरी है, एक दूसरे के टच के लिए मना किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, 2 गज की दूरी कही जा रही है, ऐसे वक्त में एक साथ मरीजों को फर्श पर लिटाकर के इलाज नहीं लग रहा कि हम इस महामारी से बजाय सही होने के और ज्यादा उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे? देखिए, ऐसा है, इस समय बड़ी मजबूरी का मामला है। मजबूरी का नाम कोई पुराना फ्रेज है, महात्मा गांधी बोलते थे पहले। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब मेडिकल कॉलेज लखनऊ में काम करता था, मैं 1991 के आसपास 92 में, तो ये स्थिति मेडिकल हमारे हॉस्पिटल बेड्स मेडिकल कॉलेजेस में इतने कम होते थे कि हम लोग को इस तरह के इलाज करने की आदत थी उस समय भी। अब महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग आ गई, दे आर ऑल कोरोना इफेक्टेड पेशेंट। अगर भारत का आंकड़ा देखें तो भारत में एक एनालिसिस हुई थी अभी करीब लास्ट ईयर, उसमें देखा गया था 19 लाख हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट मिला के, और उसमें करीब 1 लाख केवल आईसीयू बेड्स हैं, ओनली 1 लाख, अबाउट 5% ऑफ द टोटल हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी, और 48,000 के आसपास वेंटिलेटर है। अगर आप देखें 19 लाख बेड्स हैं और 4 लाख केसेस रोज आ रहे हैं, जिसमें 20,000-25,000 केसेस को एडमिशन की जरूरत पड़ रही है, और उसमें 5% ऐसे भी हैं जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। तो कब के हमारे ये सारे बेड्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हम तो कह रहे हैं कि आई फील, लेकिन कम से कम इलाज देने के लिए पेशेंट को अंदर तो ले लिया है, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द करेक्ट वे, लेकिन अगर फर्श पे हो इलाज, कम से कम ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन अगर दे पा रहे हैं तो स्टिल अ गुड थिंग। हमको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 साल या 10 साल 20 साल पहले हमारे जीडीपी जो हमारे टोटल बजट दिया जाता है, मैं फ्रांस में काम करता था 1997-98 में, उस समय को जो है हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय वहाँ पब्लिक हॉस्पिटल में होता था, वो हमारे प्राइवेट से भी बेटर थे। मैं अभी भी कह सकता हूँ, कहने का मतलब है कि व्हेन दे यूरोपियन कंट्रीज कैन इन्वेस्ट इन द हेल्थ केयर सो मच, व्हाई इंडियंस आर ओनली फॉर द डिफेंस। हम लोग बॉर्डर्स को, ठीक है जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, हमारे यहाँ हेल्थ केयर का जो बजट है वो काफी कम रहा है। हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी इतनी दर्दनाक है कि आप खुद जाते हैं, देखते हैं, कभी इसीलिए जो लोग अफोर्डेबल है जब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ आना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह का वीडियो जारी हो गया, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम लोग देखते आ रहे हैं। हर मेडिकल कॉलेज, चाहे गोरखपुर चले जाइए, चाहे पटना चले जाइए, चाहे आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, चाहे महाराष्ट्र के नासिक के चले जाइए, जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज है उसमें तो ये तो कोरोना काल चल रहा है। इन जनरल अगर लूज मोशंस के भी पेशेंट आते हैं, रात को प्लेग, रात को कोई ट्रांसवर्स माइलाइटिस का आता है या स्ट्रोक का पेशेंट आता है, दे आर ट्रीटेड लाइक दिस ओनली। तो दिस इज द फैक्ट व्हिच हैज कम टू द लाइट टू द पब्लिक बिकॉज सच वीडियोज हैव बिकम वायरल। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को इसमें जूझना पड़ेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज ओपनिंग आई ओपनर फॉर द गवर्नमेंट। कम से कम 2022, 23, 24 के जो बजट आए उसमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमको यूरोप में यहाँ पे टीम भेजनी पड़ेगी। हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, तो यूरोप जाते हैं, देख के आते हैं। तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है तो इतनी खराब क्यों होती है, ये सोचना पड़ेगा। इट इज नॉट ब्लेमिंग वन गवर्नमेंट, इट हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर लास्ट 20 years, 30 years एंड सो, बट नोबडी हैज गिवन सो मच ऑफ वेटेज कि वो हेल्थ केयर को हम लोग ने फॉर इंस्टेंस मान लिया, मतलब ये कोई जरूरी चीज नहीं है, ये सोच के चलते रही है, सारी सरकारें चलती रही हैं, उसको हम लोग दिया नहीं है। अब ये पता लगा, जब कोरोना आ गया है तो हम लोग को पता लगा है कि कितनी बीमारी है, ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है और कितना खतरनाक हो रहा है, कितने ऐसे परिजन है। किसी भी, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी फैमिली नहीं रही होगी पूरे देश में जिसमें किसी ना किसी को डेथ ना हुई हो और एक नया दुखद समाचार व्हाट्सएप ग्रुप से या ना मिल रहा हो। तरीका क्या है? वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत जरूरी बढ़ाना जरूरी है। वैक्सीन को उपलब्धि हमको करना पड़ेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ एक लिमिटेड, आप वैक्सीन उपलब्धि की बात कर रहे हैं सर, वैक्सीन उपलब्धि की बात कर रहे हैं, यहाँ तो टेस्टिंग ही घटा दी गई है सर, वक्त पर टेस्ट भी नहीं हो रहा है, 8 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर आकाश माथुर, टेस्टिंग घटी है लेकिन कोरोना के मामले नहीं घटे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि शायद अब मामलों में इजाफा नहीं हो रहा है तो मामले घट गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि टेस्टिंग घटी है, मामले जो है वो अभी भी लगातार उतने ही बरकरार है, अभी भी संक्रमण जो है बना हुआ है। कितना खतरनाक है ये कि
हम ऐसे वक्त में टेस्ट तक नहीं कर पा रहे, हम सही आंकड़ा तक पता नहीं कर पा रहे कि आखिर कितने लोग इससे जूझ रहे हैं, एक्टिव केस कितने हैं, कितने लोगों की जानें जा रही हैं और कितने लोग रिकवर हुए, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए पहली चीज होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम असेसमेंट। भारतीय सरकारें और खासतौर पे अफसरशाही जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो हमेशा से ही विंडो ड्रेसिंग में लीपापोती पे विश्वास करते आए हैं। सरकार को सही स्थिति बताने से हमेशा वो लोग बचते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये पुअर पॉलिसी मेकिंग और पुअर एग्जीक्यूशन के कारण ही आज ये स्थिति हुई है कि हमें ये हालात देखने पड़ रहे हैं। जहां तक टेस्टिंग की बात है, मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि जो टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट की पॉलिसी है उसको एक्चुअली हम ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर सके। अभी तक हमने देखा कि जो आर्ट्स और कॉमर्स ग्रेजुएट हैं वही हेल्थ की भी समझ रखते हैं, वही टेक्सटाइल भी चला रहे हैं। मुझे लगता है कि एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज की अब बहुत जरूरत है और अभी करंट पैंडेमिक को देखते हुए सभी सरकारों को हेल्थ एक्सपर्ट्स को अब इंक्लूड करना चाहिए ताकि उनकी राय लेके आगे बढ़ा जा सके और एक उचित स्ट्रेटेजी बनाई जा सके टेस्टिंग के लिए भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर श्रुति मलिक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फिलहाल वक्त हो गया है इस वक्त के हेडलाइंस पर एक नजर डालने का। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, हेडलाइंस के बाद तुरंत वापस आते हैं और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, अस्पताल फुल है, बेड मिलना मुश्किल है, लोगों को ऑक्सीजन की दरकार है, लेकिन सिस्टम बेकार है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्टिव है, वो सरकारों को हिदायत दे रहे हैं, लेकिन सरकारें जितना कर रही हैं वो नाकाफी है। हिंदुस्तान के जो अभी हालात हैं उसे देखकर लगता है कि शायद देश को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इंसान परेशान है, उसके पास कोरोना से बचने का कोई कारगर उपाय नहीं है, वो अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, ऑक्सीजन की जुगाड़ करता है। यदि अगर वो सफल रहा तो मरीज बच जाता है और असफल रहा तो सिर्फ रोने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। कोरोना के इस कठिन दौर में आप निराश ना हो, इंडिया न्यूज ओपीडी आपको वो हर मुश्किल से बचाएगा। देश के बड़े डॉक्टर्स को आप फोन करिए और घर बैठे इलाज पाइए। लगातार नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपको मिल रहा होगा हमारा। आपके मन में कोई भी सवाल है या आप किसी भी दुविधा में फंसे हुए हैं या आपको अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बात करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये मौका आपको दे रहा है इंडिया न्यूज, आपका अपना चैनल जो इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है आपकी आवाज बनकर। तो आप हमें कॉल कीजिए, अपने सवालों के जवाब जानिए और परेशान मत होइए, घबराइए बिल्कुल भी मत। चलिए, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए हम उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कुलदीप गुड़गांव से जुड़ गए हैं। कुलदीप, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जो वैक्सीन लग रही है वो लीवर ट्रांसप्लांट के लोगों के लिए या हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सही है, नहीं है? ठीक है, डॉक्टर श्रुति मलिक आपसे जवाब चाहूंगी। जी बिल्कुल, इससे इसका कोई लेना नहीं है, आप बिल्कुल लगवा सकते हैं वैक्सीन। और जो लोग जिनको लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है या हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है वो वैसे भी बहुत बड़े एक रिस्क के दायरे में है। ऐसे लोगों को और ज्यादा चांसेस है कि इन्फेक्शन हो, इनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। वैक्सीन से इसका कोई भी तल्लक नहीं है। ठीक है, तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इस वक्त जो ये हमारा शो देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कीजिए और अपने सवाल का जवाब आप जानिए। कोई भी सलाह मशवरा आप चाहते हैं, किसी दवाई के बारे में आपको पूछना है, कोई कंफ्यूजन है आपको, या फिर आपको समझना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में आपको क्या करना चाहिए, तो हर सवाल का जवाब आपको हमारे यहाँ इंडिया न्यूज पर मौजूद देश भर के तमाम जाने माने बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो आपकी मदद करेंगे। अगले कॉलर नायर बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। जी नायर बंसल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, पूछे सवाल। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये नए नए स्ट्रेन बता रहे हैं और जनता को जो आप ये करा रहे हैं थोड़ा सा, तो अब जनता को हिम्मत देने वाली बात करिए आप। ये मेरा कहना ये है कि जब तक आप लोग अपने न्यूज के नहीं सर एक मिनट सर माफी चाहूंगी, ये आपको डराने धमकाने के लिए नहीं बताया जा रहा है सर, आपकी सेफ्टी के लिए आपको समझाया जा रहा है कि अभी हम दूसरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन तीसरे के लिए भी आपको तैयार रहना है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही आप ना बरतें। सवाल पूछिए अब अपना। लापरवाही तो नहीं बरत रहे, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि जनता को सजेशन दीजिए अच्छा, और ये कह रही है कि उनकी हिम्मत बढ़ाइए। हाँ सर, हिम्मत बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स का पैनल लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। आपके किसी तरह की परेशानी ना हो, घर बैठे आप सवाल पूछें। सर, ये हौसला बढ़ा रहे हैं, आपकी हिम्मत बन रहे हैं हम लोग, ऐसे मुश्किल वक्त में आपका साथ दे रहे हैं हम लोग,
और रही बात इसकी कि हम क्यों बता रहे हैं, तो आपके लिए आपसे जुड़ी हर खबर समझना बेहद जरूरी है कि अब आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है और आपको कितनी एहतियात की जरूरत है। इसलिए आपको ये बात बताई जा रही है कि आप तैयार रहिए। ठीक है, डॉक्टर्स का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बाकी और भी कॉलर्स आएंगे, हम उनका रुख करेंगे। डॉक्टर विवेक गुप्ता, अभी भी लोग जो है वो समझने को तैयार नहीं है कि आखिर तीसरी वेव के बारे में अगर उन्हें आगाह किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है तो उनकी सेफ्टी के लिए दी जा रही है, उनको जागरूक करने के लिए दी जा रही है। लोगों को लग रहा है कि भ्रम फैलाने की स्थिति है। देखिए, ऐसा है, हमारे क्या की जनता है, आम जनता है, वो चाहते हैं कि रहना कि वो एक खुश में रहना चाहते हैं कि एक पर्दा पड़ा रहे कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो एक वर्ड होता है इंग्लिश में उटोपिया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल की स्थिति में रहना चाहते हैं। तो वो जब देखते हैं तो डरते ज्यादा हैं। तो फिर हम लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, भगवान तो सारा कंट्रोल कर ही रहे हैं। तो ये भ्रम फैलाने की बात नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे डराइए मत। वो कहना चाह रहे हैं कि हमको इस तरह की खबरें देखने से टीवी देखने का मन नहीं करता, समथिंग लाइक दैट। देखिए, ऐसा है, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। अगर टेलीविजन के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से अगर आपको जानकारी मिल रही है, तभी आप इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने में हेल्प कर पाएंगे। आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, मास्क पहनेंगे, अदरवाइज एवरीबडी इज बॉस ऑफ हिज ओन। हर आदमी यहाँ मालिक है, हर आदमी अपने दिल का मालिक है, अपने दिमाग का मालिक है। वो सुनते ही नहीं जल्दी। हमारे लॉकडाउन इसीलिए लगाना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि हम लोग जानते हैं, कितना भी कह दीजिए, जनता कर्फ्यू लगा दिया गया, वो सब कर दिया गया, लेकिन हम लोग अपनी ही मानते हैं, अपने दिल की सुनते हैं और किसी सुनते नहीं है। आपको आगाह करना बहुत जरूरी है। हमारे 3-3.5 हजार तो आंकड़े आ रहे हैं डेथ के, जो नहीं मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है। कितने लोगों की जान चली गई, कितने विधायक, कितने मंत्री, कितने अच्छे यंग लोग, कितने स्टूडेंट्स, कितने आम आदमी, कितने लोग चले गए। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। आपको ये बात कह के आप सराहना करनी चाहिए कि हम लोग इंडिया न्यूज के माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से, खास करके इंडिया न्यूज ने डॉक्टर्स का पैनल बनाया है, तो आपको घर बैठे सलाह मिल रही है। इसमें आप ध्यान रखिए और इसमें करने की कोई बात नहीं है। भगवान आपके साथ में है और वी आर ऑल विद यू एंड वी आर ऑल विद अस आल्सो। बिल्कुल सही बात है, सब अच्छा हो, सबके हक में बेहतर हो और किसी को अब और अपने को ना खोना पड़े, यही हमारी कोशिश है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुखराम जी, स्वागत है आपका, पूछें क्या जानना चाहते हैं आप। सुखराम जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। चलिए, शायद उनसे कनेक्शन कट गया है। अगर आप हमें देख रहे हैं इस वक्त तो आप दोबारा से हमें ट्राई कर सकते हैं। सुखराम जी, आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर आकाश, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। सर, एक चीज जो अब पकड़ में आ रही है वो ये कि पहले जब पहली वेव आई तो उसमें कहा गया कि बुजुर्गों को ज्यादा शिकार बना रही, दूसरी वेव आई तो उसमें कहा गया कि ये जो नौजवान है उन पर ज्यादा अटैक है, लेकिन तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो शिकार होंगे इसमें वो होंगे बच्चे। सर, ये बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि अगर बच्चों को कुछ हो जाता है उनके लिए वैक्सीनेशन की भी अभी कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में माँ बाप करेंगे तो क्या करेंगे? इस सवाल का मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर अमित दिल्ली से हमारे जुड़ गए, उनका हम रुख कर लेते हैं। अमित, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी अमित, आपकी आवाज आ रही, पूछिए सवाल। जी मैडम, मेरा नाम अमित है एंड मैं जो भी डॉक्टर हूँ इसके स्पेशलिस्ट मुझे नहीं पता, मैंने अभी टीवी कनेक्ट किया है। मुझे ये पता करना है कि मुझे 18 अप्रैल को सिम्टम्स दिखाई पड़ा था और उस समय मैं यहाँ पे नहीं था, मैं बाहर था। तो तब से लेके मेरे सिम्टम्स जो है वो कोरोना के होते गए और मैंने वहीं पे जहाँ पे था, मैं उस समय मैं बिहार में था और मैंने एंटीजन टेस्ट कराया था, उसमें मैं पॉजिटिव आया था। उसके बाद से मैं यहाँ पे अपने होम टाउन पे, मतलब होम टाउन जहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में यहाँ पे आ गया हूँ और मैं तब से प्रॉपर एक रूम में बंद हूँ। अभी मैंने 3 दिन पहले अपना सीटी कराया है चेस्ट का, उसमें मेरा जो सीटी स्कोर है वो आया है 1, ओनली 1। बट उसके ऊपर एक लाइन लिखी है ORADS कैटेगरी, ORADS 5 वेरी हाई एंड टिपिकल फॉर कोविड-19। मुझे किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है बॉडी में, बट ये जो लाइन है उससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो उन्होंने भी बोला कि ये ORADS 5 है, अभी आपके बॉडी के अंदर बहुत ही टिपिकल टाइप का वायरस है जो कि कोविड-19 के लिए है। मैंने उनको बोला कि अगर टिपिकल टाइप का वायरस ऊपर है तो फिर जो नीचे लिखा हुआ है कि 25 आउट ऑफ 1, तो वहां पे कैसे है? फिर मैंने इसके लिए लैब में भी बात किया है। इनफैक्ट मैंने उस हॉस्पिटल के और भी टेस्ट देखे जो मेरे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ने भी करवाए थे, सीटी स्कैन, उनके भी रिपोर्ट्स मैंने देखी। उसने सबकी ही रिपोर्ट्स पर वो एक लाइन ORADS 5 और
टिपिकल फॉर कोविड-19, वो लाइन सब पे लिखी हुई है, चाहे उसका सीटी स्कैन 1 हो या सीटी स्कैन जो वैल्यू है उसकी चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, सबके एक लाइन लिखी है। मैंने उसी लैब को कॉल करके बात पूछा कि ऐसा क्यों है कि सीटी स्कैन वैल्यू जो 1 है या 6 है या 8 है, सबका 1 हो रहा है, और वो लाइन आपकी सब में दिख रही है। तो ये क्या है? गुप्ता, आपका सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये कोरेट स्कोरिंग होती है और सीटी स्कोरिंग, सीटी स्कैन की दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। कोरेट स्कोरिंग से एक तो कम जानकारी होने से भी आदमी को बड़ी परेशानी होती है, तो पूरी जानकारी नहीं है तो फिर अननेसेसरी बहुत स्ट्रेस होता है। I've seen so many families who are not medical and they get so much stress by small things which are written on the reports of this, जहां पे अगर बोर्ड करके भी अगर आपको आरबीसी की वैल्यू बढ़ा दी जाती है, they get so much worried and this is natural because there is nothing wrong। तो जो HRCT का है, आपके जो मैं देख रहा था, आपने 18 अप्रैल को हुए, तो आपके ऑलरेडी 18 और 7 23 दिन हो चुके हैं, 22 दिन करीब, तो आपको तो आप निकल चुके हैं आप बीमारी से, आपको खुश होना चाहिए। सीटी स्कोर केवल आपका 1 है, दैट मींस अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लंग इज अफेक्टेड बाय द वायरस, और आपका निमोनिया बहुत कम था, इट इज लेस देन 5% ऑफ द लंग इन्वॉल्वमेंट। आपका सैचुरेशन ड्रॉप नहीं करेगा, आगे कुछ भी नहीं होना है। कोरेट स्कोरिंग का पर्पस होता है टू फाइंड आउट वेदर देयर इज ए ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी जो होती है वो कोविड-19 के फेवर में है या कोविड-19 के फेवर में नहीं है। तो 5 का मतलब है कि whatever HRCT has shown is actually in favor of COVID-19, वो सब में लिखा था, इसलिए आप कह रहे हैं सब में लिखा हुआ था। और जो HRCT स्कोर होता है वो नंबर ऑफ लोब्स लंग के इन्वॉल्व कितने हुए हैं, कितने लंग्स कितना पोर्शन इन्वॉल्व हुआ है वो बताता है। जब 15 या 18 से ऊपर सीटी स्कोर होता है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन की मात्रा गिरने लगती है। अगर सैचुरेशन किसी का 92 आ गया हो, जिसका 96 चल रहा था या 98 चल रहा था, इसका मतलब है कम से कम 17-18 HRCT स्कोर हो गया, बिना HRCT कराए पता लगता है। तो आप बिल्कुल अपना आश्वस्त रहे, बिल्कुल ठीक रहे, आप कोई चिंता वाली बात नहीं। यू आर डूइंग वेल एंड यू आर ऑलरेडी क्रॉस द स्टेज। RT-PCR आप करा लें क्योंकि रिकवरी रेट में फायदा करता है। ICMR ने कल गाइडलाइन दी है कि जो रिकवर हो गए उनको RT-PCR कराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करेंगे, वो शायद इसलिए किया कि लोड कम करने के लिए, अगर ऐसा करेंगे तो रिकवरी का पता नहीं लग पाएगा। एंड लोग कई बार पूछते हैं 22 दिन हो गए क्या, कैन आई मिक्स अप विद अदर पीपल? आई पर्सनली फील कि यार RT-PCR करा लो, तभी आई कैन गिव यू अ बेटर आंसर कि आप पब्लिक में मिक्सअप हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है अमित आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप ये टेस्ट जरूर कराइए। अगले कॉलर अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। जी अरविंद, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को 11 तारीख मैंने टेस्ट कराया था, पॉजिटिव आया था। उसके बाद हमने होम क्वारंटाइन ही रहा घर में ही। तो अब सब ठीक है, गंध वगैरह भी आ रहा है, स्वाद भी आ रहा है, स्वास्थ्य भी ठीक है। बस सीना छाती जो है थोड़ा सा भारीपन है सीने में और हल्की सूखी खांसी है। हाँ, ठीक है, जवाब लेते हैं। डॉक्टर आकाश माथुर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और साथ ही इनके सवाल का जवाब भी दीजिए अरविंद के। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर विवेक ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कोरेट स्टेजिंग क्या है और सीटी सीवीआईटी क्या है, लेकिन इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे हमारे कॉलर ने भी हमें बताया कि उनको डे 23 हो चुका है इलनेस का, उन्होंने फिर भी सीटी कराया 2-3 दिन पहले। तो सीटी जहाँ पे इंडिकेटेड नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं है, वहां नहीं कराए। हर व्यक्ति को सीटी की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं जितना समझ पाया आपकी बात से 2-3 दिन माइल्ड सिम्टम थे, उसके बाद इंप्रूव हो गए आप, उसके बाद आपको सीटी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। बिना डॉक्टर की सलाह की सीटी ना कराएं, इससे एक तो ओवर बर्डन होता है हेल्थ सिस्टम, दूसरा एक आम आदमी के रूप में आपको चिंता हो जाती है, एक टेंशन और आपको जबरदस्ती हो गई है कि कोरेट्स क्या है, सीटी सीवीआईटी क्या है, 1 क्या है, 25 क्या है। तो जहाँ इंडिकेटेड नहीं है वहाँ सीटी मत कराइए, अननेसेसरी रेडिएशन से एक्सपोज मत होइए। दूसरा जो चीज मैं कहना चाह रहा था, जो हमारे अभी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, क्या पूछ रहे थे तो हमारे अभी कॉलर ने पूछा? हाँ, उनका ये सवाल था कि उनको अब स्वाद वगैरह सब आ रहा है, सब चीज ओके है, उनकी रिपोर्ट भी ठीक आ गई है, थोड़ा सा भारीपन है। देखिए, आपको यदि बीच बीच में खांसी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से कफ सिरप और सिंपल एक एंटी एलर्जिक आप ले सकते हैं। कई बार पोस्ट वायरल इलनेस हाइपर रिएक्टिव एयरवेज रहते हैं जिसकी वजह से खांसी कुछ समय तक रह सकती है। इसके अलावा मैं सुझाव दूंगा कि आप प्रोन पोजीशन में रहें और एक स्पाइरोमेट्री आती है, जो आपने देखा होगा, एक छोटा सा यंत्र होता है, उसमें 3 गेंदें होती हैं, उनको उठाना होता है, तो वो चेस्ट की एक एक्सरसाइज होती है, उसको करें तो आपका लंग एक्सपेंशन और ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़िया होगी। तो वो चीज आप कर सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद है अरविंद को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर आकाश माथुर और डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ बने हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे वक्त में अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए, और साथ ही साथ उन तमाम दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए जो घर बैठे सलाह मशवरा आपसे चाहते थे। फिलहाल आप तीनों का शुक्रिया और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।